हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स हमने इंग्लिश में कंप्लीट कर लिया है, रिडॉक्स हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। क्विज आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रिडॉक्स कौन सी होती है? रिडॉक्स एडिशन होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, विस्थापन हो सकती है, विघटन हो सकती है, डिस्प्रपोर्शियोनेशन है ना, विषमानुपातीकरण हो सकती है, या कॉम प्रपोर्शियोनेशन है ना, असमानुपातन हो सकती है। तो 5 तरह के रिडॉक्स हमारे कोर्स में 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। चलो, तो देखो रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो है बच्चे वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला है योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, पहला है योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है भाई, एडिशन रिएक्शंस। दूसरा है बेटा विघटन अभिक्रियाएं, है ना, डिकम्पोज होना, विघटित होना, तो हम लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, या हिंदी में लिखना है तो विघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, थर्ड है बच्चे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना। और नेक्स्ट है विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं, यानी डिस्प्रपोर्शियोनेशन, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। चलो भाई, ये भी ठीक है। और फिफ्थ है बेटा असमानुपातन अभिक्रियाएं, कॉम प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। असमानुपातन, असमानुपातन, ठीक है बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया यानी कि कॉम प्रपोर्शियोनेशन, कॉम प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो 5 तरह की रिडॉक्स अभिक्रियाएं चलेंगी, है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो बच्चे वो रिडॉक्स अभिक्रिया, वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें 2 तत्व या 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। योग होगा तो C+O2 CO2, तो कुछ नया बनेगा ना, लेकिन रिडॉक्स होना चाहिए, मतलब एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। कैसे, तो डिस्कस करते हैं। देखो, तो पहला है योगात्मक अभिक्रिया, तो क्या बताएंगे हम, है ना, एडिशन रिएक्शंस। तो रिडॉक्स की बात चल रही है ना, तो पहले हम लिखेंगे वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं, वे रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें 2 तत्व परस्पर मिलकर, 2 तत्व परस्पर मिलकर संयुक्त होकर, ठीक है भाई, 2 तत्व परस्पर संयुक्त होकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं बेटा, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम उन्हें एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे, लेकिन रिडॉक्स होना चाहिए। अब उदाहरण देके समझाओ भाई कैसे। तो देखो बच्चे, मान लो मैंने तुम्हें कहा C+O2, तो कार्बन तो ठोस है, तो C+O2 आंसर, तो तुम कहोगे आंसर CO2, CO2 गैस है। ठीक है, एक बार तो समझ में आ गया, हाँ भाई C+O2 CO2। अब ध्यान से सुनो, योग होना, तो योग तो हो ही रहा है, ये इससे मिल रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है। अब देखो C से CO2, कार्बन कहेगा भाई मुझे तो O2 मिली, मेरा तो ऑक्सीडेशन हो गया, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। तो बात तो सही है, कार्बन कहेगा मुझे तो ऑक्सीजन मिली, मेरा तो ऑक्सीजन, मेरा तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, यार मुझे भी तो कार्बन मिला, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो मेरा तो पक्का क्या हुआ होगा, अपचयन, है ना बेटा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन। और वैसे भी देख लो, यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, लेकिन अगर मैं CO2 में बात करूँ ना बेटा, तो C+4 है और ऑक्सीजन -2 है, तो आप कहोगे 0 से +4 ऑक्सीडेशन और 0 से -2 डाउन चला गया तो रिडक्शन। तो C+O2 CO2, तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे तो सल्फर वाली भी हो सकती थी, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ सल्फर, 8 एटम होते सल्फर कनेक्टेड और O2,
SO2, 8 SO2 लिख देती हूँ। तो देखो सल्फर को तो ऑक्सीजन मिली बेटा, तो हम कहेंगे हाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या कहेगा, मेरा अपचयन, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो मेरा अपचयन, तो बात तो ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देना है तो हम कहेंगे हाँ फॉस्फोरस, P4 + 5O2, आंसर बनेगा P4O10। क्या बेटा, P4 + 5O2, आंसर क्या होगा, P4O10। फॉस्फोरस कहेगा मुझे ऑक्सीजन मिला, मेरा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कहेगी मुझे फॉस्फोरस मिला, मेरा अपचयन। ठीक है, अब देखो कंबशन, मीथेन + ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या कहेगा कि ऑक्सीजन आई तो वाटर बना लो, सॉरी CO2 बना लो। कार्बन क्या कहेगा, ऑक्सीजन आई तो मैं C हूं तो CO2 बना लेता हूँ। हाइड्रोजन क्या कहेगा, मुझे ऑक्सीजन मिली तो मैं वाटर बना लेता हूँ, और तो कर ही क्या सकता हूँ। तो ठीक है, तो C + O2 की तरह ये CO2, और यहाँ हो गया वाटर H2। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, तो तुम कहोगे मीथेन में तो कार्बन जो है वो +4 है, CO2 में भी कार्बन क्या है, +4 है, बात तो सही। लेकिन ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे देखो ऑक्सीजन वाटर में चली गई, पहले ऑक्सीजन 0 थी, अब ऑक्सीजन वाटर में चली गई तो ऑक्सीजन तो माइनस हो गया, बात तो ठीक है ना। और CH4 में कार्बन +4 थोड़ा है, CH4 में कार्बन -4 है भाई, है ना, फिर लगा +4 कैसे हुआ, CH4 में कार्बन -4 है, और CO2 में कार्बन, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ कार्बन जो है वो +4 है। तो बच्चे कार्बन जो -4 से +4, 8 का नुकसान करके आया है ना, -4 से +4, तो हम कहेंगे इसका तो ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीजन का क्या हुआ, दोनों ही केसेस में अपचयन हुआ, तो रिडॉक्स तो है ना। तो वे रिडॉक्स अभिक्रिया है जिनमें दो तत्व आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, दो तत्व आपस में संयुक्त होकर और क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आपस में संयुक्त होकर किसी यौगिक का निर्माण कर। ठीक है, क्या ही तकलीफ है। नेक्स्ट जो टाइप है बेटा वो है वियोजन, विघटन या डीकंपोजिशन। तो इसमें भी सोचो, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया, वे रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, विघटन होता है, टूटता है, एक यौगिक के टुकड़े होते हैं, तो हम कहेंगे एक यौगिक विघटित होकर, है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड कह सकते हो, एक यौगिक विघटित होकर। ठीक है भाई, एक कंपाउंड जो है वो डीकंपोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो वे रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक यौगिक विघटित होकर सरल, है ना, सरल अणु, है ना, या तत्व बनाता है, परमाणु बनाता है, तत्व बनाता है, डीकंपोज होता है, विघटन होता है, टूटता है। ठीक है, सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक सरल यौगिक में बदलता है, वो भी आपकी रिडॉक्स है, डीकंपोजिशन। अभी कैसे, तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो मेरे पास है ना अमोनिया था, है ना, और ये विघटित हो गया, इसने N2 बनाया और 3H2 बनाया। ठीक है, वियोजन और विघटन तो समझ में आ रहा है, टूट गया, है ना, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया मतलब स्प्लिट होना, जटिल यौगिक का सरल यौगिक में बदलना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जटिल यौगिक होगा, सरल यौगिक में बदल जाता है, तो टूटना तो जरूरी है। बात समझ में आ रही है मेरी, सिंपल टुकड़ों में टूटना, तो कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंपल टुकड़ों में टूट जाएगा, चलो मान लेते। अब देखो ट्वाइस NH3 आंसर N2 + 3H2। अब NH3 में देखो बेटा नाइट्रोजन -3 है और हाइड्रोजन प्लस है, लेकिन जब तुम N2 में आते हो तो नाइट्रोजन 0 है और हाइड्रोजन भी 0 है, समझे मेरी बात। तो तुम -3 से 0 अप हुए, पहले -3 थे, 0 अप हुए, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहां देखो H+ से 0, है ना, H+ से 0, प्लस से नीचे ही चले गए, +1 थे, अब तो नीचे आ गए, तो तुम्हारा क्या हुआ, तो हम कहेंगे रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, तो अमोनिया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटा तो नाइट्रोजन -3 से 0, -3, -2, -1, 0 नीचे उतरा, तो डाउन जाना, है ना,
सॉरी नीचे नहीं उतरा, -3 से 0 अप हुआ, -3 -2 -1 और 0 अप हुए, तो अप में क्या होगा ऑक्सीडेशन, और H+ था वो नीचे चला गया, तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोजन का अपचयन हो गया, है ना। और नाइट्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, H+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ठीक है, अब कोई और एग्जाम्पल देके समझाओ, है ना। तुमसे पूछेगा भाई क्या ये रिडॉक्स है क्या। मान लो मैंने ले लिया KClO3, क्या बेटा KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब इसको गर्म करो, तो इसको गर्म करते ही ये बनाएगा 2KCl + 3O2, ठीक है। चलो 2KCl + 3O2। अब किसका क्या हुआ, तो देखो KClO3 में Cl को देखो बेटा, पोटेशियम 1 था, क्लोरीन X, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3 = 0, तो X की वैल्यू आई 5। और KCl में बात करें तो K+1 और Cl क्या है -1, तो मैं कहूँगी क्लोरीन 5 से -1, तो 5 से पहले 0 आया होगा, फिर -1 डाउन हुआ, तो भाई क्लोरीन का तो अपचयन हुआ है, ठीक है, क्लोरीन का तो अपचयन हो। लेकिन जब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो देखो KClO3 में ऑक्सीजन -2 है, और यहां देखो ऑक्सीजन 0 है, तो ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन की बात करो बेटा, -2 -1 0 अप होना, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो KClO3 में Cl का तो हुआ अपचयन और ऑक्सीजन का क्या हुआ ऑक्सीकरण, तो रिडॉक्स तो है। लेकिन ये कैसा रिडॉक्स है कि इसमें आपका कंपाउंड टूट रहा है, हाँ, तो विघटन मतलब टूटना होता है, वियोजन तो जटिल यौगिक, है ना, विघटित होकर टुकड़े होकर क्या बनाता है सरल अणु या तत्व बनाता है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन बोलो डिसोसिएशन बोलो, तो पहली क्या थी, तो हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी क्या थी विघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड तो बेटा विस्थापन अभिक्रियाएं, वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें, अब इनमें क्या होने वाला है, तो वे रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक परमाणु, अब वो धातु हो चाहे अधातु हो, वो दूसरे से क्या होता है डिस्प्लेस होता है ना, प्रतिस्थापित होता है, तो जिनमें एक परमाणु, ठीक है। तो आपको बताना है मे बी मेटल और नॉन मेटल, धातु भी हो सकता है अधातु भी हो सकता है, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक परमाणु या तो धातु हो या अधातु हो किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है भाई, अन्य द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को हटा के दूसरे को बिठाना है, तो हम कहेंगे हाँ, और तो क्या, एक को हटाओ उसकी जगह दूसरे को बिठाओ। अब क्या तुम धातु का प्रतिस्थापन कर रहे, दो तरह की होती है ये, है ना, पहली धातु प्रतिस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया, धातु प्रतिस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब तो आपको मेटल को डिस्प्लेसमेंट करना है ना बेटा, आपको क्या करना है धातु को प्रतिस्थापित करना है। जैसे अगर मैं जिंक ठोस को कॉपर सल्फेट में डाल दूं, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दूं, ठीक है, एक्वस मतलब जलीय विलयन, एक्वस मतलब जलीय विलयन, और एस मतलब सॉलिड ठोस, तो जिंक का टुकड़ा, जिंक के दाने, जिंक के पीसेस को मैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दूं, तो मैं क्या देखूंगी जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, जिंक कॉपर को भगा देगा और खुद बनाएगा ZnSO4, ठीक है भाई ZnSO4, और प्लस क्या होगा तो कॉपर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, है ना, डाउन एरो, क्योंकि आपका जो बीकर है उसमें नीचे बैठ जाएगा, उड़ जाता गैस होता तो मैं अपर एरो बना देती, पर ये तो नीचे बैठ जाएगा तो मैं डाउन एरो बना दिया, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, धातु ने धातु को भगाया, तो धातु का प्रतिस्थापन हुआ ना, तो हम बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक धातु हो या धातु हो, विस्थापन धातु का होना चाहिए,
जिनमें किसी धातु का विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, धातु का प्रतिस्थापन हो तो धातु लिख देना। ऐसे तो कोई किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है ना। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, मान लो मैं अधातु लिख देती हूं, अधातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहां लिख दूं, चलो अधातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका जेई में भी आ चुका है। अगर मैं NaOH, है ना, अगर मैं NaOH विलयन में जिंक मिला दूं, तो जिंक है ना इस हाइड्रोजन को तो भगा देगा, है ना। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उड़ा देगा। तो मुझे आंसर मिलेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस है इसलिए ऊपर वाला एरो बनाया, ऊपर एरो मतलब उड़ जाएगा, डाउन एरो मतलब नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखो किसने प्रतिस्थापित किया उससे मतलब नहीं है, किसका विस्थापन हुआ। तो मैं कहूंगी अधातु का विस्थापन हुआ है, अधातु का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट, उसको आपने हटाया है। ठीक है, उसकी जगह हमने ले ली। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा सोडियम पीस को पानी में डालो, तो हम कहेंगे हाँ, सोडियम पीस को पानी में डालने वाला तो हमने पढ़ा ही। सोडियम पीस पानी में डालती आग लग जाती, क्या बेटा, सोडियम पीस को पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगी, बिल्कुल। तो करना नहीं है ऐसा कभी काम। तो देखो ये NaOH और इधर भी NaOH और हाइड्रोजन गैस बना के आउट हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या है, तो मैं कहूंगी ट्वाइस NaOH प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हुआ है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इस अभिक्रिया में बाहर कौन गया, तो मैं कहूंगी हाइड्रोजन गैस की। तो अगर अधातु का विस्थापन होता है तो अधातु विस्थापन लिखो, और धातु घर छोड़ के भागता है तो धातु विस्थापन लिखो। तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट दूसरे से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, रिप्लेस होता है, उन्हें धातु विस्थापन या अधातु विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, 3 समझ में आ गई। पहली क्या थी, योगात्मक C+O2CO2। दूसरी क्या थी, तो हम कहेंगे विघटन, NH3 या ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। फिर विस्थापन Zn प्लस कॉपर सल्फेट, ZnSO4 प्लस कॉपर, या क्या बोलते हैं Na प्लस HOH, आंसर NaOH और H2। धातु भागेगा तो धातु विस्थापन, अधातु भागेगा तो अधातु विस्थापन। क्लियर है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया। डिसप्रपोर्शियोनेशन, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये क्या है, तो भाई ये भी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, अपचयन भी होगा, एक ही तत्व का। ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया है जिनमें एक ही प्रभावी तत्व है, उसी का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी का ही अपचयन हो रहा है, और ऐसा है तो फिर वो विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब ये कैसे, तो देखो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, क्या बेटा, वे रेडॉक्स रिएक्शंस, वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा, तो मैं कहेंगे ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व, क्रियाकारक के एक ही तत्व, फिर एक ही तत्व में लगेगा कौन सा तत्व, तो जो आपका क्रियाकारक है ना, क्रियाकारक है या आपका जो यौगिक है के एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है। सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक ही एलिमेंट का क्या होता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तथा उसी तत्व का अपचयन भी होता है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम एलिमेंट का क्या है, अपचयन भी होता है। अगर ऐसा कुछ है बच्चे, तो हम कहेंगे फिर वो डिसप्रपोर्शियोनेशन है।
ठीक है, अब एग्जाम्पल तो देखो, मान लो मैं तुम्हें कहूँ फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जब NaOH से क्रिया करता है तो ये बनाता है PH3 प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, अब P4 में अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब आप PH3 में बात करेंगे तो फॉस्फोरस X मान लो, हाइड्रोजन 1 × 3, तो बेटा X बराबर -3, और NaH2PO2 में P फाइंड करेंगे तो सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फॉस्फोरस X ऑक्सीजन -2। ठीक है, तो मुझे मिला 3 प्लस का और 4 माइनस का, यानी X बराबर +1। तो ध्यान से देखा जाए तो हमें लगेगा कि भाई 0 से -3, 0 था -3 डाउन गया तो मैं कहूँगी तो अब चेन है ना, और उधर देखो तो हम कहेंगे अरे 0 से +1 ये तो ऑक्सीकरण है। तो इस रिएक्शन में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे फॉस्फोरस का ही ऑक्सीकरण और फॉस्फोरस का ही अपचयन। हाँ, तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी होना, उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि भाई डिसप्रपोर्शियोनेशन है ना, विषमानुपातीकरण अभिक्रियाओं में क्या है, तो भाई इस तरह की अभिक्रियाओं में मुझे लग रहा है विषमानुपातीकरण, हिंदी में लिखा बहुत धीरे जाता है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया या अभिक्रियाओं में जो आपका ये कंपाउंड है, जो यौगिक है ना, इसका प्रभावी तत्व यानी सेंट्रल एटम कह दो, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, आप कह रहे हो कि इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसका अपचयन भी हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या था, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना है ना, और सेम एलिमेंट का क्या होना, तो मैं कहूंगी रिडक्शन होना। तो बेटा ऑक्सीकरण होना मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, और अपचयन होना तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई देखो, आप मान लो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारी है ना, उसमें क्या बोलते हैं मल्टी स्टोरी क्या होती है, मतलब बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे फ्लोर्स है। ठीक है, आप ऐसी जगह खड़े हो कि आप नीचे भी जा सकते हो और आप ऊपर भी जा सकते हो, तो हम कहेंगे इसका मतलब हम बीच के कोई फ्लोर में खड़े, अंडरग्राउंड में ही खड़े हो गए तो फिर नीचे तो नहीं जा सकते थे, और छत पे खड़े हैं तो फिर ऊपर तो नहीं जा सकते, तो फिर कहाँ खड़े हैं, मध्यवर्ती अवस्था में, इंटरमीडिएट स्टेज में। तो आपसे पूछे कि भाई डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो हम कहेंगे जो भी होगी बीच की होगी, जिसको वो बढ़ा भी पाए है ना, और जिसको वो घटा भी पाए। तो डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में केंद्रीय परमाणु अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जो बढ़ गई तो ऑक्सीकरण और जो बैठ गई नीचे चली गई तो रिडक्शन। कुल मिला के डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई? अब ऐसा एग्जाम्पल हम एक और दे सकते हैं, देखो क्षारीय माध्यम में मान लो मैंने लिखा क्लोरीन, तो बेटा क्लोरीन जो है बेसिक मीडियम में Cl- और ClO3- भी बनाता है। अब अगर तुम बड़ी क्लास में आओगे, मतलब पी ब्लॉक पढ़ोगे है ना, नीट जेईई की तैयारी करोगे, पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आएगा क्या होता है जब क्लोरीन गैस को सांद्र NaOH में पास करते हैं, तो यही तो हो रहा है, क्लोरीन गैस को NaOH, OH कैसे आएगा, सांद्र NaOH, Cl तो NaCl और NaClO3। ठीक है, तो 3 क्लोरीन ले लो, NaOH ले लो, 5 तो NaCl बन जाएंगे, 6 NaOH ले लो और 1 जो है NaClO3 बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई क्लोरीन को तो मैं X मान लेती हूँ, ऑक्सीजन -2, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो X की वैल्यू 5 है। तो बेटा 0 से -1 डाउन गया, अपचयन
है ना, और 0 से 5 ऊपर गया तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ, है ना। यानी ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये है विषमानुपातीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शियोनेशन, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी का उल्टा कर दूं, तो कॉम प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब ये क्या है, तो देखो नेक्स्ट जो आती है हमारे पास कॉम प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शियोनेशन का उल्टा, विषमानुपातीकरण का उल्टा असमानुपातीकरण अभिक्रिया। अब देखो उल्टा मतलब, तो पहले तो मैं एक लाइन ही लिख देती हूं, ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ये रिडॉक्स रिएक्शंस, ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं विषमानुपातीकरण का रिवर्स होती है। सही कह रही हूं, विषमानुपातीकरण अभिक्रियाओं का व्युत्क्रम होती है। रिवर्स हुई ना, उल्टा हुई ना, तो विषमानुपातीकरण अभिक्रियाओं का रिवर्स होती है, व्युत्क्रम होती है। चलो ठीक है भाई, रिवर्स होती है, व्युत्क्रम होती है, एक बात तो समझ में आई। अब ऐसा क्या ही हुआ, तो बेटा ये रिवर्स क्यों है, कैसे हैं, तो हम कहेंगे देखो इन अभिक्रियाओं में दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाला, मतलब जो आपका क्रियाकारक है ना उसमें सेम एलिमेंट होगा, दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाला एक ही तत्व दो अलग अलग क्रियाकारक के रूप में होता है। मतलब पहले क्या था, एक था वो 2 में टूट रहा था, दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में। अब दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं, वो एक में टूटेगी, है ना। तो दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक, दो ऑक्सीकरण अवस्था वाले, दो ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले तत्व के यौगिक, एलिमेंट तो एक ही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो भाई तत्व तो एक ही था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दो थी अलग अलग। तो दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले तत्व के यौगिक समान ऑक्सीकरण अवस्था, समान ऑक्सीकरण अवस्था, समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में बदलते हैं। अब ये क्या मुसीबत है, तो देखो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाइए, और अगर 11th में हो तो अगले साल पढ़ना ही, तैयार रहो। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल। तो सीसा संचायक सेल में क्या होता है, एनोड में होता है स्पॉन्जी लेड, एनोड में होता है स्पॉन्जी लेड पीबी, कैथोड में होता है PbO2। ठीक है, स्पॉन्जी लेड और कैथोड में होता है स्पॉन्जी PbO2, स्पॉन्जी लेड और PbO2। विद्युत अपघट्य होता है हमारा H2SO4। ठीक है, और आंसर जो है वो हमारा है PbSO4, आंसर जो है वो हमारा है PbSO4 प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हो, तो हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि आपने कहा था दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व के यौगिक, तो हम कहेंगे हाँ इसमें Pb की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4, तो Pb बेचारा +4। और यहाँ देखो तो PbSO4 में SO4 -2, Pb +2। तो आप कह रहे हो कि भाई 0 से 2 में चला गया, ठीक है 0 से 2 में चला गया, 1 और 2 अप हुआ, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और 4 से 2 में चला गया तो हम कहेंगे रिडक्शन। तो
ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ और दोनों समान ऑक्सीकरण अवस्था में गए, तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक लग रही। तो ये क्या है, दो अलग अलग से एक में गए, पिछली बार तो एक से दो अलग अलग में आए थे, तो वो डिस्प्रपोर्शियोनेशन था, ये कॉम प्रपोर्शियोनेशन है ना, ये कॉम प्रपोर्शियोनेशन है। ठीक है भाई, विषमानुपातीकरण का उल्टा कॉम। अब एनसीईआरटी में नहीं, तो एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ नहीं है जो एग्जाम में आता है, तो पढ़ लो शांति से, है ना। ये अब ये हमारा सीसा संचायक सेल है, लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड स्टोरेज सेल, तो वो दोनों दिशाओं में काम करता है, मतलब क्या बोलते हैं, रिचार्ज होने वाला सेल है। तो अगर ये अभिक्रिया आगे गई तो भाई सेल डिस्चार्ज हुआ, क्या बेटा, अगर ये अभिक्रिया आगे गई तो सेल डिस्चार्ज हुआ। तो सीसा संचायक सेल में जब सेल डिस्चार्ज होता है तो अभिक्रिया, तो हम कहेंगे असमानुपातन हो रही है, देख लो आगे बढ़ेगी तो असमानुपातन। और अगर यही अभिक्रिया पीछे आएगी तो हम कहेंगे यार रिचार्ज भी तो होता ही है, रिचार्ज भी होता है भाई, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। असमानुपातन का उल्टा क्या होता है, तो मैं कहूँगी विषमानुपातीकरण, जब ये पीछे आएगा। ठीक है, विषमानुपातीकरण। अब यार इतना तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। ये कॉम प्रपोर्शनेशन आगे जाएगा और पीछे आएगा तो डिसप्रपोर्शियोनेशन, डिसप्रपोर्शियोनेशन। इंग्लिश में लिख देती हूँ थोड़ा तुम्हारे को इजी रहेगा। डिसप्रपोर्शियोनेशन, ये क्या है यार, इतना लंबा नाम है, साउथ इंडियन का नाम लिख दिया ना, पहले सुंदरी, इतने सारे नाम क्यों बोले, मैं पूरे खानदान का नाम बोल दिया वैसे। ठीक है, क्लियर। तो दो अलग अलग से सेम में जा रहे हो तो कॉम प्रपोर्शियोनेशन, और एक से दो अलग अलग में जा रहे हो तो डिसप्रपोर्शियोनेशन, मतलब 2 से 4 और 0 बन रहा है, उल्टा होगे तो डिसप्रपोर्शियोनेशन है, आगे बढ़ोगे तो कॉम प्रपोर्शियोनेशन है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो 5 तरह की रिडॉक्स हो गई, पहली योगात्मक C+O2CO2, ठीक है। दूसरी तो विघटन KClO3 गिव्स KCl और O2। फिर विस्थापन, तो धातु विस्थापन, अधातु विस्थापन। चौथी विषमानुपातीकरण डिसप्रपोर्शियोनेशन, और पांचवी कॉम प्रपोर्शियोनेशन असमानुपातीकरण। तो पांचों की पांचों क्लियर है, कोई टेंशन है नहीं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ऐसे हिंदी कैसे बताऊं मैं इसकी। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन, हाँ प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हाँ हिंदी में लिखेंगे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, मतलब प्रतियोगिता हो रही है। अब प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन कैसे हो रही है, देखो मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन है, दिख रहा है, कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन। अब मैंने ब्लू बनाया मतलब नीले रंग का है, तो बेटा कॉपर +2 के कारण नीला रंग होता है। कोई पूछे अच्छा नीला रंग है भाई क्यों, तो क्यों क्या, कॉपर +2 के कारण, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर आयन होगा, है ना, तो कॉपर +2 आयन के कारण नीला रंग होगा, कॉपर +2 आयन के कारण नीला रंग होगा, ठीक है भाई। कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन, इसमें कॉपर +2 आयन है इसलिए ब्लू है। आपने भी रख दी इसके अंदर जिंक रॉड, ठीक है भाई रख दो, जिंक रॉड आपने कॉपर नाइट्रेट के अंदर रख दी। अब हम देख क्या रहे हैं कि नीले रंग की तीव्रता घट रही है, देखो ये डार्क ब्लू है दिख रहा है, ये लाइट ब्लू ये दिख रहा है, तो ब्लू कलर कम हो रहा है। तो ब्लू कलर था किस वजह से, कॉपर +2 की वजह से। अब ब्लू कलर कम हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कॉपर +2 कम हो रहा है ना, नीला रंग कम होना मतलब कॉपर +2 कम होना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई। अब देखो थोड़ी देर बाद में आपका तो कलर ही कलरलेस हो गया, है ना, आपका जो विलयन है ना वो रंगहीन ही हो गया। फाइनल स्टेज में क्या हुआ, रंगहीन विलयन। तो बेटा रंगहीन विलयन मतलब कॉपर आयन कम ही हो गए, खत्म ही हो गए, थोड़ा बहुत भी होते तो लाइट ब्लू होता। तो आप कह रहे नहीं कॉपर तो खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि रंगहीन है, मतलब कॉपर +2 गायब, ठीक है भाई, कॉपर +2 गायब मान लेते हैं। तो गया कहाँ भाई, तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये रॉड थी ना, ये रॉड भी थोड़ी डैमेज दिखेगी, है ना बेटा। ये जो आपकी रॉड है ना, ये रॉड हमने डाली तो एकदम सीधी थी, ये रॉड तो हमने एकदम परफेक्ट डाली थी, जैसे जैसे इसके अंदर आएगी ना ये रॉड थोड़ी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, है ना, ऐसा लगेगा कि रॉड का क्षय हुआ, खा गया इसको कोई,
ठीक है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा डैमेज दिखेगी, ये दिख रही होगी आपको वाइट में, तो क्या ही दिखेगी, ये ऐसे डैमेज दिखेगी, है ना। और आप देखो इस पे कॉपर पार्टिकल्स आपको इकट्ठे दिखेंगे। तो ये क्या हुआ, तो जब जिंक मैंने डाला तो रॉड क्षय हुई, मतलब जिंक तो निकला इसमें से, जिंक परमाणु निकला है, और कॉपर +2 गायब हुआ है, तो रिडॉक्स हुआ होगा, है ना। जिंक और कॉपर दोनों में क्या लड़ाई हुई, तो भाई जिंक क्या बोलेगा कि मेरे होते हुए तू विलयन में कैसे रहेगा, मैं क्रियाशील हूं, है ना। आप अपने छोटे भाई के साथ जा रहे हो तो आइसक्रीम के पैसे छोटा वाला कैसे देगा भाई, आपको ही देने पड़ेंगे, है ना। उधार ले लो, वापस दे देना, बट देने पड़ेंगे, ऐसा ना होगा उससे ले लोगे तो छोटा है, बच्चा है, ठीक है। तो जिंक क्या बोलेगा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम विलयन में नहीं रह सकते, तुम्हारा खर्चा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जिंक था, विलयन में कॉपर +2 था, क्या बेटा, जिंक था, विलयन में कॉपर +2 था। जिंक क्या कहेगा, मैं ज्यादा क्रियाशील हूं तो मैं विलयन में रहूंगा, खर्चा हमेशा मेरा होगा, तुम सुखी रहोगे, न्यूट्रल कॉपर बन के रहो आराम से, क्लियर। तो देखो जिंक से जिंक +2 बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक से जिंक +2 बना, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ह्रास, तो ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ कॉपर +2 से कॉपर बना, है ना, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ते हैं क्या, अपचयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपचयन। तो जिंक से जिंक +2 बना ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से कॉपर बना तो हम कहेंगे रिडक्शन। और इस एक्सपेरिमेंट से एक बात और साबित हुई कि जिंक की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ जिंक, जिंक की क्रियाशीलता जो है कम से कम कॉपर से तो ज्यादा ही है, क्या बेटा, सही है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि जिंक ने कहा मेरे होते हुए तुम्हें त्याग करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हूं, त्याग तो मेरा ही लगेगा, ठीक है, क्या कर सकते हो, एक को तो प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा, रिडॉक्स तो हमारा ऐसे ही चलता है जैसे दुनिया चलती है, ऐसा ही होता है, तो बस फिर ऐसे ही होगा, है ना। एक कर्मा भी नहीं चाहता अच्छा करो अच्छा मिलेगा, लॉस खाओ लॉस होगा, नहीं, तुम लॉस खाओगे तो सामने वाला प्रॉफिट खाएगा, तुमने प्रॉफिट ले लिया तो फिर सामने वाला लॉस में जाएगा, सीधी और सटीक बात है, ठीक है तो है, क्लियर है। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तुम्हें क्लियर है ना। अब आपको अच्छा एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक भी है, देखो अब यहाँ हुआ क्या, तुम्हें कहूंगी Zn था, वो Zn +2 में बदला भाई, है ना, यहाँ पे Zn था, किस में कन्वर्ट हुआ, Zn +2 में। और दूसरी तरफ मेरे पास कॉपर +2 था, वो किस में बदला, तो हम कहेंगे कॉपर में, ठीक है। अब तुम देखो पीछे हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का विलयन था, ठीक है ना। अब जो मेरे पास कॉपर नाइट्रेट का विलयन था उसमें से कॉपर निकल के तो बाहर आ गया है, और जिंक जो है वो जिंक +2 के रूप में यहाँ विलयन के अंदर क्या है, आ गया है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। अब विलयन में जिंक +2 है तो हम कहेंगे हाँ। अब मैं कैसे पता करूँ कि विलयन में जिंक +2 है, चलो कॉपर तो इकट्ठा भी हुआ, मुझे दिख भी रहा था, विलयन में जिंक +2 है, कैसे इकट्ठा करो, कैसे पता करें, तो देखो यहाँ थोड़ा एनसीईआरटी का दिमाग लगाएंगे अपन। यदि इस विलयन में जो मैंने डायग्राम बनाया ना उसमें, यदि इस विलयन में H2S गैस पास कर दे, है ना, लैब में H2S गैस तो होती है ना, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती, H2S गैस प्रवाहित करे, ठीक है कर दो, तो देखो अगर जिंक +2 है और सल्फर -2 है तो ZnS बनेगा, लड़ाई किस बात की है, तो हम कहेंगे हाँ, अगर मैं सॉल्यूशन में H2S गैस पास करूँ तो ZnS बनेगा। और ZnS का पीपीटी होता है वाइट या दूसरा सफ़ेद या स्लेटी गंदा सा वाइट होता है ना, मटमैला टाइप, वो तो वो तुम्हें दिखेगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा अल्कोहलिक अमोनिया मिला दूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से क्या होगा, पीपीटी दिखेगा। तो ये कह रहा है कि यदि अगर हम इस विलयन में क्या करें, H2S पास करें, है ना, कौन सा विलयन, तो इस विलयन मतलब Zn +2 युक्त विलयन, ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा जिंक +2 और सल्फर -2 तो हम कहेंगे ZnS, ठीक है। तो
विलयन को अमोनिया से क्षारीय करके, मतलब NH4OH मिला दो थोड़ा सा, क्षारीय करके ZnS के सफेद अवक्षेप को, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लग गया, ठीक है, ZnS के श्वेत अवक्षेप, व्हाइट पीपीटी समझते हो ना, जो घुलता नहीं है ना, श्वेत अवक्षेप को देखा जा सकता है। ये नीट का सवाल बन सकता है बेचा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, देखा जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया, क्या टेंशन है। क्लियर? तो ये तो पक्का था कि कॉपर नाइट्रेट में जिंक की रॉड डाली तो कॉपर तो आउट हो जाएगा, जिंक +2 अंदर चला जाएगा। जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, ये भी ठीक है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर +2 का अपचयन हो रहा है, वो भी ठीक है। आपको कैसे पता कि विलयन में जिंक +2 है? तो हम कहेंगे H2S पास करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। व्हाइट पीपीटी मिलेगा तो व्हाइट पीपीटी मिला, इसका मतलब पक्का पक्का उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर है, क्या बोलेंगे, Zn+2 और सल्फर -2 यानी ZnS। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर नाइट्रेट वाले एक और हम पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं उल्टा एक्सपेरिमेंट देखूं तो अगर मैं क्या करूं, तो भाई अगर मैं जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेती हूं, है ना, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो, ZnSO4 ले लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, जिंक नाइट्रेट का जलीय विलयन, और अगर मैं इसमें कॉपर रॉड रख लूं, ठीक है, कॉपर की छड़, कॉपर की रॉड, कॉपर का इलेक्ट्रोड रख दो, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, नो ऑब्जर्वेशन, तुम्हें कोई नीला रंग दिखेगा ही नहीं। तो नीला रंग नहीं दिखा मतलब कॉपर +2 नहीं आया, नहीं आया, तो कॉपर +2 नहीं आया मतलब ये रॉड सुरक्षित है इसमें, हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक के कंपैरेटिवली कम है। तो ये कहेगा मैं तो अंदर ही रहूंगा भाई, तू बाहर रहे, आराम से खुश रहे, रॉड बनी है तो रॉड है, मेरी रॉड होगी तो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि मैं क्रियाशील हूँ, तेरे से नहीं ले सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों क्रियाशील हो, तुम मेरे अंदर आराम से रह सकते हो, शांतिपूर्वक रह सकते हो। क्लियर है? तो ओपोजिट एक्सपेरिमेंट, रिवर्स एक्सपेरिमेंट भी जब आप करके देखेंगे ना, तो ये चीज़ आपको दिखने को मिलेगी, है ना। अब अगर मैं कहूँगी नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप थोड़ा आइडिया लगाओ, तो देखो, यदि विलयन में कॉपर +2 आयन हो, मान लो पता करो कॉपर +2 आयन, यदि विलयन में कॉपर +2 यदि विलयन में कॉपर +2 आयन होता, ठीक है भाई, क्या कहना चाह रहा है, यदि विलयन में कॉपर +2 आयन होता तो H2S पास करने पे क्या बनता, बताओ, दिमाग लगाओ। H2S प्रवाहित करने पे कॉपर सल्फाइड बनता है ना, और उसका पीपीटी काला होता है, तो CuS का काला अवक्षेप बनता। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके H2S पास करके देख लेती हूँ, CuS का काला अवक्षेप बनता है ना भाई। अगर मैंने कॉपर रॉड को जिंक नाइट्रेट में डाला, ठीक है, और मुझे पता करना है तो पता कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं, है ना, परंतु ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता, परंतु ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ा क्यों रहा है, तो एनसीईआरटी आपको प्रैक्टिकल भी सिखा रहा है बच्चों, है ना, एनसीईआरटी आपको प्रैक्टिकल भी सिखा रहा है कि देख लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो कि अगर विलयन में कॉपर +2 होता तो मैं पता कैसे करता, तो जब जिंक +2 था तुमने कैसे पता किया, H2S पास कर दिया, व्हाइट पीपीटी आ गया थोड़ा NH4OH डाल के, तो ठीक है, उसने क्लियर कर दिया। मान लो कॉपर +2 होता तो कैसे पता चलता, तो हम H2S पास कर दो, CuS बनता, CuS का अवक्षेप तो हम कहेंगे ब्लैक है ना, तो ब्लैक दिख जाता तो हम कहते हैं, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो नहीं है, क्योंकि भाई वो कम क्रियाशील है, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और पीपीटी क्यों आता है, तो हम कहेंगे विलेयता कम होती है इसलिए आता है भाई, और तो क्या रीजन है, कोई भी चीज़ का अवक्षेप क्यों आ रहा है भाई, दूध में मलाई क्यों आ रही है, तो भाई जब तक वो घुली नहीं थी तब तो कोई टेंशन नहीं था, तुमने उबाल के उसका पानी तो उड़ा दिया, तो वो घुली नहीं रही, थोड़ा पानी चाहिए होता है उसको, थोड़ा दूध चाहिए होता है, घुली रहती, तुमने पानी उड़ा दिया तो वो मना कर दिया, मैं नहीं घुलूंगी,
मत घुलो, ऊपर आ जाएगी। तो अवक्षेप भी ऐसा ही होता है, जब तक घुला है घुला था, आपने कुछ ऐसी झंझट कर दी तो घुलना बंद हो गया, घुलना बंद हो गया तो अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाएगा। छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, चलो आगे देखें। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आप ऐसा करो, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लो। तो ये व्हाइट बनाऊंगी मैं, रंगहीन बोर्ड पे कैसे बनाऊंगी, तो ये कलरलेस होता है, ठीक है। कॉपर की रॉड डुबो दो, डुबो दे भाई, तो ये रंग आने लग गया इसकी जिंदगी में, देखो हल्का नीला हो गया, और बाद में देखो पूरा ही ब्लू हो गया, मस्त लग रहा है। हाँ मस्त तो लग रहा है, पर चांदी कहाँ गई? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन था, नीला कैसे हो गया? व्हाइट होता तो बिक जाता, चांदी का घोल है। अब तो कहेंगे चांदी देखो रॉड पे जमा हो गई, व्हाइट पार्टिकल दिख रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले कलरलेस था, अब ब्लू हुआ, कहीं ना कहीं कॉपर प्लस 2 आया, डार्क ब्लू हो गया, कॉपर प्लस 2 ज्यादा है, तो कॉपर प्लस 2 विलयन में आया, मतलब सिल्वर बाहर निकला। तो कॉपर क्या कहेगा, भाई तू छोटा है, तू सुखी रहे, त्याग तो मैं करूंगा, ऑक्सीकरण मेरा होगा, विलयन में मैं रहूंगा, तुम्हें अलग रहना पड़ेगा शांति से, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट को क्या लिखेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर की छड़ को डुबोते हैं तो विलयन पहले नीला होता है, फिर नीले रंग की तीव्रता बढ़ जाती है, अर्थात कॉपर प्लस 2 आयन विलयन में आ गए और सिल्वर जो है वो रॉड पे इकट्ठा हो गया। इससे साबित क्या हुआ? तो बात क्या साबित हुई? तो होंगे रिएक्टिविटी, है ना। हमारा पहले तो देखो, पहले हमने कॉपर लिया था, विलयन हमारे पास सिल्वर का था, सिल्वर नाइट्रेट में Ag+1 होता है। अब हमने क्या कहा कि देखो कॉपर प्लस 2 आया है विलयन में, तभी तो ब्लू हुआ है, और Ag सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो बेटा कॉपर प्लस 2 के कारण विलयन जो हुआ वो ब्लू हुआ, है ना, ऐसा कुछ हुआ है। पहले कॉपर था वो कॉपर प्लस 2 में बदला है, और सिल्वर प्लस था वो बाद में सिल्वर में बदला है, ठीक है। बात तो ठीक लग रही। तो कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ है, और सिल्वर में कन्वर्ट हुआ है, सिल्वर प्लस 1 से 1 में गया है ना। तो मैं कहती हूँ देखो ये वाला कपल तो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन, और ये वाला कपल क्या दिखा रहा है, तो रिडक्शन। रिडॉक्स पेयर पूछेगा, रिडॉक्स कपल, तो हम कहेंगे हाँ ये रिडॉक्स कपल है, इन दोनों को साथ में रख दिया तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। सवाल ऐसा भी आता है, दिस प्लस दिस रिडॉक्स कपल है कि नहीं, है ना। 2 न्यूट्रल रखोगे तो रिडॉक्स कपल नहीं है, एक न्यूट्रल और एक आयन होना चाहिए, फिर उनमें लड़ाई होगी, है ना। जो बड़ा होगा वो कहेगा मैं ज्यादा क्रियाशील हूँ, तू आयन बना हुआ, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आयन बनूंगा तो न्यूट्रल बन, ठीक है। और जो ज्यादा क्रियाशील है वही आयन बना हुआ है, और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल है, तो फिर वो रिडॉक्स कपल नहीं है, क्योंकि लड़ाई होगी तो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी ना, ऐसे, ठीक है। तो ये सवाल आपका बन सकता है ना। तो हम कहेंगे अच्छा इससे साबित क्या हुआ, तो हम कहेंगे इससे साबित हुआ क्रियाशीलता, है ना बेटा, रिएक्टिविटी। कॉपर ने कहा मैं तो सोल्यूशन में आऊंगा और तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तो न्यूट्रल रहेगा, तो क्रियाशीलता कॉपर की ज्यादा है सिल्वर से। अब ऐसे तो पहले पढ़ा था, तो हम कहेंगे भाई जिंक ज्यादा क्रियाशील था कॉपर से, और कॉपर ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से। तीनों में कंपेयर कर लो, तो तीनों का कंपैरिजन ये है, ठीक है। सेम अगर हम कोबाल्ट और निकल में देखें, सेम कॉम्बिनेशन, अगर हम क्या करें कि कोबाल्ट का सॉल्यूशन ले लें या निकल का सॉल्यूशन ले लें, कोबाल्ट की रॉड डाल दें, या कोबाल्ट सॉल्यूशन ले लें निकल की रॉड डाल दें, तो क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, धात्विक कोबाल्ट को, धात्विक कोबाल्ट, ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड मत लिख देना, कैपिटल C स्मॉल o, ठीक है ना। फर्क तो पता है ना, C और O, छोटा O होता है तो कोबाल्ट है, और बड़ा O लिख देते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, फर्क समझना। तो बेटा धात्विक कोबाल्ट को निकल सल्फेट के विलयन में डुबोने पर, ठीक है भाई डुबो के देख लो, निकल सल्फेट के विलयन में डुबोने पर, आप मेटालिक कोबाल्ट ले लो, उसको निकल सल्फेट के विलयन में डुबो दो, ठीक है यार डुबो ही देते हैं, अब अटके ही रहे तो चेक कर लेते क्या होगा। तो देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख देते, कोबाल्ट क्या लिखूं, CO, ठोस है ना, तो ठोस को सॉलिड लिखते है ना। अब निकल सल्फेट में निकल +2 सल्फेट -2, ठीक है, विलयन है तो एक्वस। अब देखने को क्या मिलेगा, ग्रीन सॉल्यूशन है इसका, है ना। तो देखने को मिलता है कि कोबाल्ट की क्रियाशीलता ज्यादा है, तो कोबाल्ट कहेगा भाई अगर मैं ज्यादा क्रियाशील हूं तो तू आयन नहीं बनेगा, आयन तो मुझे बनना है, विलयन में मैं रहूंगा,
और तुम सुखी रहो, न्यूट्रल रहो, आराम से बाहर जाओ, मस्ती करो, मजे करो, है ना। जिम्मेदारियां मुझे दे दो, विलियन में रहूंगा तो जिम्मेदारी क्रिया करनी पड़ेगी, बाहर रहेगा तो मस्त है, टेंशन फ्री। तो इससे क्या साबित हुआ, छोटी सी बात साबित हुई, प्रूव हुई भाई, है ना। क्या साबित हुआ, तो भाई कोबाल्ट की क्रियाशीलता निकल से ज्यादा है, कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव देन निकल। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना। तो अभी यहाँ तक पहुँच गए, तुम पूरा लेक्चर देख रहे हो तो लाइक तो बनता ही है, बंद नहीं करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। DPP चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो वो ऐप पे मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज ऐप पे है, रोज नया नया टेस्ट है जो है ऐड होता जाता है, वो आप जरूर किया करो, प्रैक्टिस किया करो, है ना। और शेयर तो कर ही दिया करो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कमेंट कर दो कोई, अगर आपको नया टॉपिक चाहिए, नया कुछ चाहिए, क्योंकि जो ऐप पे मैं DPPs डालती हूँ वो बच्चे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि ये आप मुझे करा दो, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहीं और पढ़ा था, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में नहीं आया। तो ठीक है, हम इसीलिए बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मिलूँ, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।